आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं अनुलेखन से। अनुलेखन जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पहले वाली क्लास में आपको बताया था सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के बारे में। देखिए, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी जिसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक थे फ्रांसिस एंड क्रिक। तो इन्होंने बताया सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के बारे में, जिन्होंने बताया कि डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो इसे कहते हैं अनुलेखन। और अनुलेखन को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनुवादन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसलेशन। और जब डीएनए से डीएनए की कॉपी बन जाती है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के बारे में हम जान चुके हैं और हमने ये देखा कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड भाग लेते हैं, डीएनए के रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें डीएनए से बनाना है एमआरएनए। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इससे हमें सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए बनाना है। तो डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड एमआरएनए जब यहाँ पे बन रहा है तो इस प्रक्रिया में केवल और केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है। साथ ही साथ जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो जब हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो पार्ट होता है, जो अनुलेखन के लिए सक्रिय भाग होता है, वहां से अनुलेखन की शुरुआत हो जाती है और उसे हम कहते हैं अनुलेखन की इकाई। तो जिस हिस्से में अनुलेखन हो रहा है वो अनुलेखन की इकाई है। और अनुलेखन की इकाई में 3 भाग पाए जाते हैं, जिसमें पहला है उन्नायक, दूसरा है संरचनात्मक जीन और तीसरा है समापक। उन्नायक को कहा जाता है प्रमोटर, इसको हम कहते हैं प्रमोटर। ये है संरचनात्मक जीन और इसे हम कहते हैं समापक जीन। अब हम आते हैं इस डीएनए के खंड के ऊपर जिसे हम अनुलेखन इकाई कह रहे हैं। तो ये जो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डीएनए का सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये आपस में अनुलेखन इकाई है। और ऐसी कई सारी अनुलेखन इकाइयाँ होती हैं, ऐसी कई सारी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ये इकाई है। और इकाई पर मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला है उन्नायक को हम कहते हैं प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है समापक जीन। अब इसमें जो 3 to 5 डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड जा रहा है, जो 3 to 5 डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो 5 to 3 डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब अगर कोडिंग स्ट्रैंड की हम बात करें तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये अनुलेखन में भाग नहीं लेता है। अनुलेखन मतलब जो एमआरएनए बनता है वो किससे बनता है, वो इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है। तो अनुलेखन में जो भाग लेने वाला स्ट्रैंड है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक और बात, यहाँ पर जो प्रमोटर है, ये प्रमोटर होता है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, जिसे हम कहते हैं प्रतिप्रवाह। और जो समापक है ये होता है टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर होता है डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में। ये हमको ध्यान रखना है कि ये अपस्ट्रीम डायरेक्शन में है और ये डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है और यहाँ पर समापन हो जाता है अनुलेखन का। तो ये पूरी की पूरी अनुलेखन की इकाई है। अनुलेखन इकाई में कौन कौन सी संरचनाएं होती है? प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं और उसके बाद समापक होता है जिसे कहते हैं टर्मिनेटर। ये जो आपकी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के उस तरफ उन्नायक है, उस तरफ उसे पॉजिटिव पार्ट भी कहते हैं, इसे नेगेटिव पार्ट भी कहते हैं। तो उधर उन्नायक है, ये अपस्ट्रीम है, और इधर समापक है, ये डाउन स्ट्रीम है। इसे अपस्ट्रीम कहा जाता है, इसे डाउन स्ट्रीम कहा जाता है।
और यहाँ पर ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये है कोडिंग स्ट्रैंड। इन्हें सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड भी हम कह सकते हैं इसको। इस कोडिंग स्ट्रैंड को हम कहेंगे यहाँ पर, देखिए ये वाला जो होगा आपका, ये सेंस होगा और ये एंटी सेंस होगा। तो आगे चलते हैं, किस प्रकार से अनुलेखन की प्रक्रिया होती है इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम में डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि खुद बहुत सारे एंजाइम से मिलके बना होता है। मतलब इसकी 5 इकाइयां होती हैं, जिसमें यहाँ पर बीटा होता है, बीटा 1 होता है, इसके अलावा यहाँ डेल्टा होता है। तो इन एंजाइम से मिलकर ये बनता है। तो इसमें होलो एंजाइम और इसके बाद में सिग्मा फैक्टर, ये मिलकर ये पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कार्य करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिग्मा फैक्टर के साथ में मिलकर यहाँ पर इस प्रमोटर वाले हिस्से से जुड़ता है। अब प्रमोटर वाले हिस्से की पहचान सिग्मा फैक्टर करता है। ये ध्यान रखना है कि प्रमोटर वाले हिस्से की जो पहचान है वो करता है सिग्मा फैक्टर, और हमेशा ये 3 प्राइम एंड पे जाके बाइंड होगा। ये हमेशा कहाँ पे जाके बाइंड होगा? 3 प्राइम एंड पर जाके ये बाइंड होगा। तो प्रमोटर वाला जो रीजन होता है वो टाटा बॉक्स को यहाँ पे फाइंड करता है। टाटा बॉक्स जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पर ये आरएनए पॉलीमरेज को चिपका देगा। और ये यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को चिपकाने का काम कौन कर रहा है? सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर ने प्रमोटर वाले रीजन को पहचाना, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके चिपक जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज का कार्य होता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना। ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी, राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी। ठीक, तो जो राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड हैं वो यहाँ पर बाइंड होते जाएंगे और यहाँ पर एक नया आरएनए बनने की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ इलॉन्गेशन की शुरुआत हो गई है, इसको हम कहते हैं इलॉन्गेशन। इस पूरी प्रक्रिया को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें शुरुआत में जिसे हम कहते हैं इनिशिएशन। तो इनिशिएशन प्रारंभन में कौन कार्य कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर। फैक्टर यहाँ पर इनिशिएशन का मतलब है कि उसे पहचानने का काम कर रहा है। और एक और बात, डीएनए रेप्लिकेशन में तो हमें प्रमोटर की आवश्यकता हुई थी, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर नहीं, प्राइमर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्राइमर की आवश्यकता नहीं है, डीएनए रेप्लिकेशन में प्राइमर की आवश्यकता हमको थी। तो अब यहाँ इलॉन्गेशन हो रहा है। इलॉन्गेशन का मतलब कि यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, नए नए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बाइंड होते जा रहे हैं। और ये जो नए न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो रहे हैं ये टेम्पलेट वाले स्ट्रैंड के पूरक हैं। फिर जब ये यहाँ इलॉन्गेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जैसे ही इलॉन्गेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यहाँ पे होता है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है रो फैक्टर यहाँ पे आके जुड़ता है। जैसे ही समापक वाला एंड आता है तो समापक वाले एंड पे रो फैक्टर आके जुड़ेगा और ये आरएनए पॉलीमरेज इससे अलग हो जाता है और ये आरएनए का स्ट्रैंड भी इससे अलग हो जाता है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप दिए गए हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए के उन्नायक या प्रमोटर स्थल पर सिग्मा फैक्टर के द्वारा जुड़ जाता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर पहचान करता है किसकी? उन्नायक की, पहचान करता है उन्नायक की। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बंधु को यहाँ पे तोड़ने का कार्य करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके पास हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी भी पाई जाती है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का काम करता है। जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनता है वो 5 to 3 दिशा में बनता है। 5 to 3 दिशा में क्यों बनेगा? देखिए 5 to 3 दिशा में इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। तो ये 3 to 5 है, अगर ये 3 to 5 है, ये 3 to 5 है, ये 3 to 5 है, तो जो इधर नया बनेगा वो 5 to 3 ही बनेगा। तो इसका निर्माण होता है 5 to 3 दिशा में राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को क्रियाबंध के रूप में आरएनए बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।
सिग्मा फैक्टर अलग हो जाता है क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम हो गया अब, और नए संश्लेषित एमआरएनए आने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षारक का क्रम डीएनए टेम्पलेट रज्जु के पूरक होते हैं। तो जो नए न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे टेम्पलेट बन रहा है न्यूक्लियोसाइड का, वो टेम्पलेट के पूरक होते हैं, मतलब टेम्पलेट को ही, टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही वो पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, उन्हीं से बन रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ज्यादातर स्थितियों में आरएनए पॉलीमरेज समापन स्थल को पहचान लेता है, लेकिन जब प्रोकैरियोटिक कोशिका की हम जब बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में रो फैक्टर के द्वारा इसे पहचाना जाता है। तो इतना सा था ये आपके अनुलेखन की प्रक्रिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आरएनए की प्रोसेसिंग के बारे में। इसे हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। और ये प्रोसेस होता है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये देखा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो एज इट इज ही रहता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिकाओं में थोड़ा सा स्प्लिट जीन पाया जाता है। तो स्प्लिट जीन का मतलब है कि जहाँ पे एक्सोन और इंट्रोन्स होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक्सोन है जो कि कोडिंग पार्ट है, एक्सोन जो कि कोडिंग पार्ट है, इंट्रोन्स जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, तो ये स्प्लिट जीन पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में। और स्प्लिट जीन की वजह से इस प्रकार का यहाँ पे आरएनए बनता है और इसे हम कहते हैं एचएनआरएनए। एचएनआरएनए अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे 5 प्राइम और 3 प्राइम पे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो सकती है। इसीलिए इसे स्थिर बनाया जाएगा, इसे बचाया जाएगा यहाँ पर, ताकि ये डैमेज ना हो। तो अब जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं का जो आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। ये जो प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग को 3 पार्ट में हम कंप्लीट करते हैं। इस प्रोसेसिंग में पहला होता है कैपिंग, पहले हम कैपिंग करेंगे, कैपिंग के बाद में दूसरा है टैलिंग करेंगे, और टैलिंग के बाद में तीसरा स्टेप होता है स्प्लाइसिंग। तो 3 स्टेप में होने वाली ये प्रक्रिया है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, वो अस्थिर एमआरएनए होता है और उसे कहा जाता है एचएनआरएनए, इसे कहा जाता है एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए के पास में होता है कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट और नॉन कोडिंग पार्ट, एक्सोन इंट्रोन। तो जो इंट्रोन्स हैं वो नॉन कोडिंग पार्ट हैं, और ये नॉन कोडिंग पार्ट को हमें हटाना है, और हटाने से पहले इसको स्थिर करना है। स्थिर करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा इसकी कैपिंग करना, सबसे पहला स्टेप है इसकी कैपिंग करना। तो कैपिंग के लिए हम यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की यहाँ पे कैपिंग लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 mg 7 मिथाइल गुआनिन की यहाँ पे कैपिंग करते हैं। जो कैपिंग है ये गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की सहायता से होती है। 7 mg की जो कैपिंग होती है ये गुआनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, और ये 5 प्राइम एंड पर होती है, 5 प्राइम एंड पर। ये तो हो गई कैपिंग। 5 प्राइम एंड पे आप क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं। अब आते हैं टैलिंग हम करते हैं 3 प्राइम एंड पर, टैलिंग करते हैं 3 प्राइम एंड पे। तो ये टैलिंग है और ये टैलिंग हो रही है 3 प्राइम एंड पर। टैलिंग में हम पॉली ए टेल लगाते हैं यहाँ पे, ये पॉली ए टेल जो एडेनिन है उसकी एक लंबी श्रृंखला यहाँ पे जोड़ देते हैं, लंबी श्रृंखला लगभग 200 के आसपास यहाँ पे एडेनिन जोड़े जाते हैं। तो पॉली एडिनाइल की यहाँ पे एक लंबी पूंछ लगा दी जाती है और ये पॉली ए पॉलीमरेज के द्वारा लगाई जाती है। तो यहाँ पहली स्टेप में हमने कैपिंग कर दिया, फिर उसकी टैलिंग कर दी है। अब यहाँ पे स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स होता है। स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स के पास में स्नाप होता है। स्नाप का मतलब यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज होता है, और ये क्या करता है, इसके पास स्प्लाइसिंग का काम करता है, मतलब यहाँ पे कट लगाने का काम करता है, ये कट लगाने का काम। इसके पास राइबोन्यूक्लियस है, इसके पास आरएनए लाइगेज है, इसके पास संबंधन है। तो ये तीनों के तीनों इस कॉम्प्लेक्स के पास में पाए जाते हैं, स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स के पास में पाए जाते हैं। स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस नॉन कोडिंग पार्ट को कट कर देते हैं
और फिर कट करने के बाद ये ऐसा हो जाता है, देखिए कट करने के बाद में ये ऐसा हो जाता है, ऐसा ये। तो फिर इसको यहाँ से हटा दिया जाता है, इस नॉन कोडिंग पार्ट को हटा दिया जाता है। किसकी सहायता से हटाएंगे? स्प्लाइसिसोम कॉम्प्लेक्स की सहायता से हटाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। और फिर उसके बाद में फाइनली ये फुली प्रोसेस mRNA हमको मिलता है। तो ये है mRNA। हमने यहाँ पर HNRNA से बनाया है mRNA, हमने HNRNA से बनाया है mRNA, जो कि स्थिर प्रकार का है और ये कंप्लीटली फंक्शनल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कोडिंग पार्ट्स हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सोन्स हैं। तो इसके पास में एक्सोन्स है, ये इसका 5 एंड है जिसपे कैप है, और ये इसका 3 एंड है जिसपे पॉली ए टेल है। इस प्रकार से आरएनए की प्रोसेसिंग होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका के ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंस है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये दोनों की दोनों प्रोसेस इस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। यहाँ पर कोई अलग से केंद्रक नहीं होता है, तो दोनों प्रोसेस चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो, ये दोनों प्रोसेस यहीं पे होगी। अगर हम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आ जाएं, तो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर यहाँ पे अनुलेखन, केंद्रक के अंदर अनुलेखन होता है, लेकिन जो अनुवादन है ये होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। यहाँ अनुलेखन और अनुवादन, अनुलेखन होता है केंद्रक में, केंद्रक में, और अनुवादन होता है साइटोप्लाज्म में। ये मेन डिफरेंस होता है। एक और बात है, यहाँ जैसे जैसे अनुलेखन होता जाता है वैसे वैसे अनुवादन होता जाता है, साथ साथ दोनों चलते हैं। अनुलेखन अनुवादन ये दोनों प्रक्रिया यहाँ पे साथ साथ चलती है। लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में पहले अनुलेखन होता है पूरी तरह से, फिर उसके बाद में केंद्रक से बाहर साइटोप्लाज्म में अनुवादन की प्रक्रिया होती है। तो डिफरेंस देख लेते हैं। अनुलेखन के साथ ही अनुवादन होता है, ये कंप्लीट है। यूकेरियोटिक में अनुलेखन अनुवादन दोनों साथ साथ नहीं होते, एक के बाद एक होते हैं। अनुलेखन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ये कोशिका द्रव्य में होता है, और चाहे अनुलेखन हो चाहे अनुवादन हो वो सब कोशिका द्रव्य में ही होगा। लेकिन यहाँ पे अनुलेखन केंद्रक में और अनुवादन, अनुवादन ये कहाँ पे होगा? कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज mRNA, tRNA, rRNA का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के mRNA का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यूकेरियोटिक कोशिका में चाहे आरएनए है, rRNA, mRNA, tRNA, इन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज मिलकर तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक ही आरएनए है, यहाँ पर एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पे अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है यूकेरियोटिक कोशिका में, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड है।